जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये आपके सामने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की बुक जो है वो आपको नजर आ रही है। इसकी ये पीडीएफ है, जिसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूं हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। और आप लोग जरूर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर ये जितने भी चैप्टर हैं आपको अभी देखो ये चैप्टर दिखाई देंगे इंडेक्स के अंदर। मैं इंडेक्स की तरफ पहले ले चलता हूं। इन पूरे चैप्टर्स की जो है वो प्रॉपर समरी, प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे बिल्कुल पॉइंट वाइज, जो आप जो है वो रिवाइज कर सकें एग्जामिनेशन से जो है वो पहले। और अभी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूं, ये जो हमारी सीरीज चल रही है 15 दिन की एनसीईआरटी का जो प्लान है, कोर्स है, तो देखो ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इस 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो बनाई गई है किन के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th क्लास के हैं, है ना। बट हमें सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको वही पॉइंट्स बताऊंगा, वही चीजें बताऊंगा जो आपके सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको हर एक चैप्टर में हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मुझे करीब 10 साल जो है वो हो चुके हैं इस फील्ड में। एंड आई नो वेरी वेल कि किस एरिया से कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका समय जो है वो काफी बचाऊंगा। आपको पूरे चैप्टर, पूरी बुक जो है वो कवर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मेरे लेक्चर्स को जो है वो सुनना है। और आपको चैप्टर वाइज हर एक चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस किताब के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं और बड़े इजी से चैप्टर हैं। यानी कि ऐसे चैप्टर हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो सुनते ही हो, देखते ही, और ऑलरेडी इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको हो चुकी होगी पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम अपने पहले चैप्टर की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा पहला चैप्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको मैं 2 पेजेस पे जो है ओपन कर लेता हूँ, कि जिससे कि आप चीजों को जो है वो देखते भी रहें, अच्छा लगे आपको चैप्टर को देखकर, राइट, किताब को देखकर। देखो चलो, तो आपको सिर्फ मेरी बातों को जो है वो सुनना है। चाहो तो पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हो, बीच में जो भी चीजें चाहो नोट डाउन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर की प्रॉपर तरीके से एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में आपकी जो है वो क्रिएट करूंगा। देखो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें, एक मिनट, ये वो क्या नहीं हो रहा है, स्क्रॉल कैसे होगा ये। अच्छा, ये नेक्स्ट ऐसे होगा, ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये ऐसे नेक्स्ट होगा ना, हाँ ठीक है। चलो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम जब आजाद हुए, हमें जब आजादी मिली, उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको पता लगेगा। देखो, ये एक विक्टर अलेक्जेंडर व्रूज है, वाइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के 1894 में। उन्होंने देखो क्या बढ़िया चीज लिखी है। इंडिया इज द पाइवेट ऑफ अवर एम्पायर। इफ द एम्पायर loses any part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set। यानी कि अगर हम हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एरियाज पर कब्जा जमा के रखा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, अफ्रीकन कंट्रीज पर कब्जा जमा के रखा था, राइट। साउथ अमेरिका में कब्जा जो है वो जमा के रखा हुआ था, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ाई करी, यूरोप के वेरियस एरियाज पर कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने अपनी अलग अलग जगह पर कॉलोनीज जो है वो बना के रखी थी। तो यहां पर ये वाइसरॉय बोल रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के 1894 में, कि हम किसी भी पार्ट को लूज कर लेंगे ना तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर से सरवाइव कर जाएंगे। बट अगर हमने इंडिया को जो है वो खो दिया ना, तो हमारा सूर्य जो है वो ढल जाएगा, राइट। अभी जो सूर्य जो है वो चढ़ रहा है वो ढल जाएगा, मतलब पूरी उनकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज उन्होंने कही थी और बात सच है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, राइट। और इंडिया से ही बहुत पैसा कमाया है इन लोगों ने, है ना। डेवलप जो हुए हैं ये इंडिया को ही एक्सप्लॉइट करके जो है हुए हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, नहीं है तो कोई बात नहीं, हायर क्लासेस में पता लग ही जाएगा। तो 1947, 1947 से पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ब्रिटिश रूल के अंडर थी। ये आपको पता ही है, पहले हम ब्रिटिश राज में थे। इंडिया की इकोनॉमी की हालत काफी बेकार कर दी इन लोगों ने। अगर सिविल सर्विसेज यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो यह समझना जरूरी है कि किस तरह कॉलोनियल पॉलिसीज ने हमारी इकोनॉमी को शेप किया। समझ रहे हो, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जो है वो
इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बनाई, जिसका कारण इंडिया के अंदर कई कुछ हद तक ग्रोथ भी हुई और कुछ हद तक एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ, शोषण भी हुआ। हालांकि वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे थे, बट उस इंटरेस्ट के लिए काम करने में भी उन्होंने काफी सारी अच्छी चीजें भी करी, राइट। सिर्फ बुरी चीजें नहीं हुई। जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आई, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है वो हुआ, राइट। तो वो सब चीजें, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट तो वही ले जा रहे थे। एनीवेज, तो सबसे पहले तो बहुत ही कम मात्रा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कॉलोनियल रूल के अंडर। क्यों? क्योंकि पूरा प्रॉफिट तो वही लेके जा रहे थे। ब्रिटिश राज ने हमारी इकोनॉमी को अपने इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि उनको यहां से रिसोर्सेज चाहिए थे। उनको कोई मतलब नहीं था इंडियंस ग्रो करें, इंडियंस जिए मरे, राइट, भूखे पेट जो है वो रहे। उनको कोई मतलब नहीं था, कोई चिंता नहीं थी कि इंडियंस जिए या मरे, इंडियंस को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। बट उन लोग को एक ही चीज की चिंता थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं, वाइट लोग जो हैं, उनको भर पेट खाना मिलना चाहिए, भले ही इंडियन बाहर बैठा भूखा मर जाए। इस तरीके की प्रवृत्ति वाले लोग थे। अब देखो, ऑब्वियस ही बात है कि एक टोकरी में जो है वो हर फल जो है वो खराब नहीं होता, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है कि वो एक खराब फल जो है वो पूरी टोकरी को भी खराब कर देता है। राइट, जैसे बोलते हैं ना, एक खराब मछली पूरे लेक को जो है वो खराब कर सकती है। तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि ये ब्रिटिशर्स जो है, अब पुलिस की बात ही कर लो, पुलिस सर्विसेज के अंदर जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके कारण पूरी पुलिस सर्विसेज के ऊपर कई बार जो है वो लग जाता है, धब्बा जो है वो लग जाता है, राइट। आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसा नहीं है, आपको ब्रॉड माइंड से जो है वो सोचना है कि हर एक इंसान खराब नहीं है। कुछ लोगों ने अच्छा भी किया इंडिया के लिए। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो कवर अप किया, एओ ह्यूम के बारे में हमने जो है वो चर्चा करी, जिन्होंने इंडिया की आजादी में भी अपना योगदान जो है वो दिया था। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग खराब नहीं थे। अब सुनो मेरी बात। देखो यार, हम जो टॉपिक डिस्कस करें वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कि ब्रिटिश शासन के अंडर हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफी लो लेवल का हम लोग को देखने को मिला कि हुआ। इसके पीछे हम लोग को तीन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। एक है कॉलोनियल इकोनॉमी। अब देखो, जब तीन पॉइंट्स की जो है बात होती है ना, तो आप जो अपने चार्ट में बैठे हुए हो, राइट, चार्ट आपने लिया है, तो ऐसे करके जो है वो ये ट्राइंगल जो है वो बना दो। एक तरफ लिखो कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी। दूसरी तरफ लिखो प्री ब्रिटिश इकोनॉमी, प्री ब्रिटिश इकोनॉमी। और तीसरी तरफ लिखो पोस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। आओ एक एक करके इन तीन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। ये तीन पॉइंट के अंदर ही पूरी चीज जो है वो कवर्ड है। तो इस तरीके से आपको नोट्स जो है वो तैयार रखने हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में। तो ब्रिटिश राज ने हमारी इकोनॉमी को अपने इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट किया। तो ऐसी तो उनकी इकोनॉमी थी, किसके ऊपर बेस्ड थी? कॉलोनियल इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी। उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो हम लोग को बर्बाद किया। तो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी, पहला पॉइंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वो पर्पसफुली they kept India economically backward so that India could only supply raw materials to Britain's rapidly expanding industrial base. उन्होंने जानबूझकर जो है वो हम लोगों को कैसा रखा कि हम जो है वो सिर्फ सप्लाई करें रॉ मटेरियल्स को, और वो लोग जो है वो मावा खाएं। तो उन्होंने हम लोग को बढ़ने ही नहीं दिया, हम लोग को डेवलप ही नहीं होने दिया, कि जिससे कि हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे रहे। इनने हमको सिर्फ प्राइमरी सेक्टर तक ही सीमित रखा, जिससे कि हम लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ही कर पाए। क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश की तरफ से आएगा फिनिश गुड, जो वो महंगे में बेचेंगे, तो ये लोग हमसे सस्ते में खरीदते थे, महंगे में बेचते थे। तो पहला पॉइंट तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉलोनियल रूल में हुआ, कि उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। दूसरा है प्री ब्रिटिश इकोनॉमी, यानी कि ब्रिटिश जब नहीं आए थे तो उस समय किस प्रकार की हमारी इकोनॉमी थी, ये भी तो समझना आपको जरूरी है, तभी तो आप कंपेयर करोगे। हमारे पास गाइज अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो आत्मनिर्भर आप कह सकते हो वो थी, जिसमें हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जैसे कि कॉटन, सिल्क, मेटल वर्क होते थे,
प्रीशियस स्टोन्स का प्रोडक्शन होता था, जिसके लिए हम दुनिया भर में जाने जाते थे। आपने पढ़ाई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है, उसमें भी हम लोग को ट्रेड जो है वो देखने को मिला ही है। सोचो आप कितने पुराने समय से इंडिया की जमीन पर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे, और इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया। तो हमें पता है कि हमारी प्री ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी वो आत्मनिर्भर थी, सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, और हम एक्सपोर्टर थे, अच्छी खासी मात्रा में ट्रेड करना जानते थे। बट इन लोगों ने आके हमारे ब्रेन वॉश किए, और हमें जो है वो ग्रोथ करने ही नहीं दिया। बट यहां पर एज अ सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट आपको तारीफ करनी चाहिए ब्रिटिशर्स की। दुश्मन की भी तारीफ करना जरूरी है। अगर दुश्मन अगर हमें बेवकूफ बना रहा है तो दैट मीन्स कि उसके पास ज्यादा दिमाग है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करो उसको, उससे सीखो। दिस इज वॉट अ ब्यूरोक्रेट इज, कि वो दुश्मन से भी सीखता है। तो आपको दुश्मन से भी सीखना, कि ब्रिटिशर्स को सल्यूट करना है, कि वाह यार, मानना पड़ेगा तुम्हें। मतलब सोचो कि कुछ लोग आए इंडिया के अंदर, सोचने वाली बात है भाई। इंडिया जो एक टाइम पर हम बड़े उससे बोल रहे हैं कि हम पहले सोने की चिड़िया थे, ये थे वो थे, तो तुम इतने बेवकूफ थे जो बेवकूफ बन गए? ऑब्वियसली थे, है ना। हमने 200 सालों तक उनके अंडर जो है वो राज किया क्योंकि बेवकूफ बन गए। तो उनके अंदर वो कला थी, ये बात तो माननी पड़ेगी, है कि नहीं? सल्यूट करो उस चीज के लिए उनको। बट वही कहानी होती है, कब तक किसका शोषण करोगे? एक ना एक दिन कर्मा तो तुम्हें बताएगा ही कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पोस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्सप्लॉइटेशन तीसरा वाला पॉइंट आपका, पोस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। थोड़ा यार अपन ग्रोथ करेंगे ना हल्की फुल्की, तो मैं इसलिए वो सोच रहा था, देखो इस तरीके से मुझे भी बनाने में मजा आता है। और अभी बिल्कुल फंडिंग वगैरह कुछ भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ी सी अपन ग्रोथ करेंगे ना, तो मैं आप लोग के लिए जो है वो लेके आऊंगा। मुझे क्या एक्चुअली एक वो खरीदना है यार, कंप्यूटर मेनली। क्योंकि ये मेरा लैपटॉप हो गया पुराना, और मैकबुक में क्या क्या है वो नहीं हो पाता। जैसे मेरे पास वो रखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, वाकॉम का, वो लिखने वाला नहीं होता पेन से। वो है मेरे पास, पर वो इस पे सपोर्ट नहीं करता है। वो विंडोज लैपटॉप में सपोर्ट करता है। मेरे पास था एक विंडोज लैपटॉप, बट वो क्या बोले यार, कहानी कुछ ऐसी पड़ गई कि सब खत्म हो गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपन फिर से जो है वो उठ रहा है। जल्दी बस दुआ करो, कुछ नहीं कर सको तो दुआ ही काफी है, और दुआ ही सब कुछ है। क्योंकि मैं तो बहुत पेन में हुआ करता था एक समय पर। आप लोगों की दुआ की वजह से, मेरे स्टूडेंट्स की दुआ की वजह से मुझे पेन फ्री हुआ हूँ। तो अब दुआ करो यार, जल्दी से अपन ग्रोथ जो है वो करें, तो अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो और बेटर तरीके से। क्या इसमें अच्छे से लिखूंगा ना तो मजा आएगा आप लोगों को भी, है कि नहीं? बताओ। तो पोस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रखा, और उसके बाद इंडिया को कंज्यूमर बनाया। देखो, पहले तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक, इन्होंने सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पे अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई कि हम लोग रॉ मटेरियल ही बस उगाते रहे, रॉ मटेरियल ही सप्लाई करते रहे। बाद में इन्होंने बोला कि बेटा आप सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई मत करो, अब हमसे माल खरीदो। बोला आप हमें सस्ते में सामान दो और महंगे में हमसे खरीदो। तो हमें फिनिश्ड गुड का कंज्यूमर बना दिया। तो रॉ मटेरियल ये है एक्सप्लॉइटेशन। अगर पूछे ना कि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो क्या है ब्रिटिश रूल के अंडर, तो वो यही एक्सप्लॉइटेशन था, कि इन लोगों ने हमें जो है वो रॉ मटेरियल का क्या बना दिया, सप्लायर, और फिनिश्ड गुड का कंज्यूमर। ये लिखेंगे आप, फिनिश गुड का कंज्यूमर, रॉ मटेरियल का सप्लायर, ताकि उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ सके, उनको फायदा मिल सके। तो ये कहानी थी। ये तीन चीज हम लोग को इस टॉपिक के अंदर बस देखने को मिली, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक के ऊपर। इसको डिलीट कर देते हैं सबको, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरे टॉपिक पर हमारे, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। बस इसमें यही सब चीजें थी, कुछ कुछ लोगों के बारे में जो है बातचीत की गई है यहाँ पर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने जो है वो क्या बातें जो है वो कही है, राइट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है वो कभी भी सिंसियर अटेम्प्ट जो है वो नहीं किया इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को जो है वो एस्टिमेट करने में, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था ना भाई। कुछ इंडिविजुअल ने अटेम्प्ट जो है वो किया था, राइट। इसमें दादा भाई नरोजी शामिल है, विलियम डिग्बी शामिल है, राइट, फिंडले, शिराज शामिल है, वी के आर बी राव शामिल है, आर सी देसाई शामिल है, ठीक है।
तो ये सब चीजें, बट ये सब वो बाद में आपको मैं करवाऊंगा, अभी इसमें कुछ है ही नहीं लिखने वाला, तो क्या लिखोगे। अब समझो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, 85% से ज्यादा उस समय हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, वो तो आज भी 60 to 69% है ही। एग्रीकल्चर काफी स्टैग्नेशन फेस कर रहा था, काफी ज्यादा, मतलब रुका हुआ था, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, डिस्पाइट इंडिया बीइंग हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट फिर भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, फसलें खराब हो रही हैं। फसलें तो चलो ठीक है बन भी गई, बट उससे पीछे भी एक बड़ा मेजर इशू था, वो था जमींदारी सिस्टम का। एग्रीकल्चर को जमींदारी सिस्टम जो है वो खा गया। मेन कहानी ये थी इसके अंदर। ये चेंज कैसे होगा, हाँ ठीक है। एग्रीकल्चर को जो है वो कौन खा गया, जमींदारी सिस्टम जो है वो खा गया। जमींदारों ने, आपको पता है कि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो किया भर भर कर, राइट। बुरी तरह से जमींदार का एक्सप्लॉइटेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला। जमींदार ने जो है वो इतनी बुरी हालत जो है वो कर दी थी हमारे किसानों की, कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। अपना गुजारा करने के लिए उनको उधारी लेनी पड़ती थी, और उधारी में कई बार उनको सुसाइड करना पड़ गया। कई बार जो है उनको अपनी खुद की छोटी सी जमीन जो है, जिसपे उनका घर परिवार सिर्फ खाता था, तो वो भी गंवानी पड़ गई। दिस वॉज द स्टोरी जो इंडिया के अंदर उस समय चल रही थी। ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस सिस्टम ने जमींदार को फायदा दिया, और जो बेचारे किसान थे, वो सिर्फ रेंट देने के लिए जो है वो, मतलब काम करते रहते थे। महीने भर तक काम किया, पूरा पैसा एज अ रेंट के तौर पर जो है वो चला गया, फिर से काम करने के लिए बचा ही नहीं कुछ। तो जमींदार ने किस तरह से एग्रीकल्चर को इंप्रूव नहीं किया, और किसान को ज्यादा नुकसान हुआ, ये सिस्टम एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का रीजन था। अगर क्वेश्चन आए ना कि भाई इतने ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, फिर भी फायदा क्यों नहीं हो रहा, पॉलिसी भाई, पॉलिसी। अगर पॉलिसी सही नहीं होगी, यही आप सीख रहे हो, आने वाले समय में कि आईएएस ऑफिसर बनोगे तो यू नो वेरी वेल द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो गेम ओवर बॉस, कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही चीज थी इसके अंदर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो होना शुरू हो गया, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। कुछ जगह पर चीजें अच्छी थी, कुछ जगह पर चीजें खराब थी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला था। ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें अब। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके अंदर आप जो है वो तीन चीज लिखेंगे। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई। दूसरी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मेंस में लिखने के लिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और तीसरा स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तीसरा डी, स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो हमने क्या देखा, पहला डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो वर्ल्ड फेमस थी, ब्रिटिश रूल के टाइम पर पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। कपड़े का, सूती का जो कपड़ा था, जूट की जो मिल्स थी, इसके प्रोडक्शन भी खत्म हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हम लोग यहां से अर्निंग करें। क्योंकि यहाँ का कपड़ा जो था वो फेमस था। हमारे यहाँ का कपड़ा तो ब्रिटिश क्वीन तक पहनती थी, इतना फेमस था। बट इन लोगों ने रोक लगा दी। इनने बोल दिया कि नहीं, आप हमारे साथ फैक्ट्री में काम करो। और फैक्ट्री स्टार्टिंग में तो वेयर हाउस हुआ करती थी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है, इसमें काम जो है वो होना जो है वो शुरू हो गया। टेक्सटाइल मिल्स वगैरह जो है वो आना शुरू हो गई, है ना, जो रेडीमेड कपड़े जो है वो बनते हैं, वो वाली। उसने सिर्फ फायदा जो दिया वो ब्रिटिशर्स को दिया, इंडियंस को फायदा नहीं हुआ। मतलब मालिक से इन्होंने नौकर बना दिया, ऑन्टरप्रेन्योर से जो है वो वर्कर बना दिया। तो ये एक इशू बहुत बड़ा हम लोग को देखने को मिला। कुछ ही, नेक्स्ट वाला डी जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश ने अडॉप्ट कर ली एक पॉलिसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को जानबूझकर डीवैल्यू कर दिया। इनने बोला कि अच्छा, इस इंडस्ट्री से जो पैसा नहीं आएगा, छोड़ो।
जानबूझकर उसको प्रमोट नहीं किया। उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को जानबूझकर जो है वो बंद करवाया, ताकि उनके अपने फैक्ट्रीज को फायदा हो। इंडिया को रॉ मटेरियल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करने पड़े, और उनके फिनिश्ड गुड इंडिया में सेल होने लगे, और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर बहुत ही कम मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, कुछ ही इंडस्ट्री थी जैसे कि कॉटन मिल, जूट मिल, इनका डेवलपमेंट हुआ। रेलवेज और पावर जनरेशन पब्लिक सेक्टर में थी, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज को डेवलप होने नहीं दिया गया। तो बहुत ही कम इंडस्ट्रीज को डेवलप जो है वो होने दिया ब्रिटिशर्स ने यहां पर, उनकी नीतियों के कारण। आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो शुरू हुई 12th सेंचुरी में, टिस्को 1907 में जो है वो लाई गई। कुछ और इंडस्ट्रीज जो है वो शुगर, सीमेंट, पेपर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो शुरू हुई, क्योंकि वो लेटर पीरियड में जो है वो शुरू हुई, जिस समय तक ब्रिटिशर्स जो है वो वर्ल्ड वॉर के कारण जो है वो परेशान थे। तो उस समय इन्होंने जो है वो कुछ लोगों को जो है वो राहत जो है वो दी थी। तो ये कहानी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि इस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो खराब किया हमारे। अब नेक्स्ट जो कहानी आती है वो आती है फॉरेन ट्रेड की। यहां तक बातें समझ में आ रही है ना सभी को? इंडिया का फॉरेन ट्रेड, इंडिया ट्रेडिशनली एक मेजर ट्रेडिंग नेशन था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर लिया। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, वूल, जूट, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक क्लोथ्स एंड मशीनरी फ्रॉम ब्रिटेन। तो जहां हम एक समय पर ट्रेड करते थे, ब्रिटिश ने हमारे फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर लिया। इन्होंने किया क्या कि यहां से जाने वाला जो माल है ब्रिटेन के अंदर, उसको सस्ता करवाया। ब्रिटेन के साइड पर इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटवा दी, और सेम चीज ये हुई कि वहां से जब यहां पर माल आया, तो वो माल तो ऑब्वियसली बात है कि महंगा था ही, बट फिर भी उनको एक मार्केट जो है वो इंडिया के लिए जो है वो चाहिए, इंडिया के अंदर चाहिए था। तो उन्होंने सिर्फ इंडिया को एक मार्केट के तौर पर देखा, जो आप जानते ही हो। ब्रिटिश की मोनोपोली थी फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ब्रिटेन को मोनोपोली फॉरेन इंडिया की फॉरेन ट्रेड पर थी, और स्विस कैनाल के ओपन होने से उनका कंट्रोल और बढ़ गया। इंडिया के फॉरेन ट्रेड सरप्लस का फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ, लेकिन इंडिया में वो वेल्थ रिटर्न नहीं हुई। यानी कि यहां पे वो जो भी चीज कमा रहे हैं वो भेज रहे हैं कहां पर? ब्रिटेन। इसी को ही बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत के रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स और उनके एक्सपेंसेस में चला गया। जो ब्रिटेन दुनिया भर में लड़ाई लड़ रहा था ना, तो इंडिया ही उसको फंडिंग दे रहा था। फंडिंग क्या दे रहा था, दे नहीं रहा था, ये लोग छीन रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये कहानी थी पूरी ओवरऑल, जो आपको जो है वो पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक कंडीशन की थोड़ी सी बात जो है वो कर लें। पहली बार 1881 का सेंसस, लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, है ना? सिर्फ सुनो आप। 1881 से सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट किया गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो था वो स्लो था। टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ थी, और डेथ रेट भी जो है वो हाई थी। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ तो वैसे तो लो थी, बट डेथ रेट काफी ज्यादा थी, क्योंकि बीमारियां वगैरह बहुत होती थी ना उस समय। इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी हाई था, यानी कि 1,000 छोटे बच्चों में, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी में 218 बच्चे की मौत हो जाती थी। सोचिए आप, इतना हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी हम लोग को देखने को मिला, काफी हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, आज की डेट में 69 ईयर। जब जब आजकल लोग बोले ना, अपन सुनते होंगे काफी सारे लोग बोलते थे, अरे यार पहले वाले लोग तो कितना जिया करते थे, 100 100 150 150 साल। पता नहीं कौन से पहले वाले लोगों की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1800 के समय पर तो 32 साल ही थी। बीमारियां थी ना यार, गरीबी थी, गंदगी थी, बीमारी थी, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा था बेकार पॉलिसी के कारण। ब्रिटिशर जहां रह रहे थे वहां पर प्रॉपर नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट था। इंडियंस को जहां पर रखा जा रहा था वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, वो करवा ही नहीं रहे थे, क्योंकि पूरा पैसा तो वो अपने ऐश और आराम के लिए जो है वो खर्च कर रहे थे। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की कमी थी, एजुकेशन भी थोड़ा बहुत ही जो है वो फैला था। फीमेल लिटरेसी तो बस 7% थी गए, 7%। फीमेल लिटरेसी सोचिए आप, यानी कि हर 100
मेल में सिर्फ 7 ही फीमेल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि पढ़ लिख रही हैं। ये सिचुएशन उनके कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से थी। अगर बेहतर पॉलिसी बनाते तो हमारे यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट होती। अब कॉलोनियल पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 75 पॉपुलेशन काम कर रही थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये तो आपने जो है वो एक बेसिक आइडिया ले लिया कि क्या स्थिति थी। तो ऑक्यूपेशन की बात करें तो इस समय 70 से 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। सिर्फ 10% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग में थे और 15 से 20% ही सर्विस में थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेसिफिक रीजन पर ही थी, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड होता था, अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। और फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि एग्रीकल्चर से लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुए। तो ये कहानी हम लोग को उस समय के लोगों की जो है वो देखने को मिली थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें। ठीक है, बस ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिश ने रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की थी, लेकिन ये मेनली अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए था, ना कि पब्लिक के अच्छे के लिए। रेलवेज की मदद से रॉ मटेरियल्स जो थे वो जल्दी से पोर्ट्स तक भेजे जा सके, ताकि उन्हें ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके, इसलिए ये सब चीजें उन्होंने बनवाई थी। इन्होंने कोई इंडिया की फायदा करने के लिए नहीं बनवाया था, बट ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को इन सब चीजों से फायदा तो हुआ। पोस्ट और टेलीग्राफ का डेवलपमेंट मेनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था। ये लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं था। मतलब आप ये सोचोगे कि इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ जो है वो आम जनता के लिए बनवाया, नहीं, इन्होंने अपने लिए बनवाया था कि कल को कहीं पर कोई विद्रोह करता है तो हम कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी फोर्स को जो है वो एकत्रित जो है वो कर सके, मैसेज जो है वो जल्दी जल्दी भेज सके, इसलिए लाए गए थे ये लोग। फिर रोड्स के डेवलपमेंट की वजह से गांव में बेसिक सर्विसेज जो है वो नहीं पहुंच पाई थी, राइट, रोड्स के डेवलपमेंट की वजह से। और गांव क्षेत्र जो है वो सफर करते थे, रोड्स काफी आउटडेटेड थे, और बारिश के समय पे तो रोड्स आप यूज ही नहीं कर सकते, ऐसे रोड्स जो है वो तैयार हुए थे। सिर्फ ये उसी रूट पे डेवलपमेंट कर रहे थे जो रूट इनके लिए फायदेमंद था। तो ये कहानी थी गाइस पूरी। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल वॉज सीवियरली हैंडीकैप्ड बाय एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी, ये लिख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल वॉज सीवियरली हैंडीकैप्ड बाय एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री suffered stagnation while India was forced to become a raw material supplier for Britain. तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो काफी इम्बैलेंस था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट को जो है वो बेनिफिट देना, रेदर देन पब्लिक वेलफेयर को इंप्रूव करना। तो ये हमने जो है इस चैप्टर 1 के बारे में जो है वो डिस्कस जो है वो किया। होपफुली आपको ये चैप्टर 1 जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 2, बाकी इसके अंदर जो है वो और कुछ नहीं है। अब सुनो, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना था ऑब्वियसली। 1947 के बाद हमारे पास अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को सेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। भाई, अब ब्रिटेन चले गए, है ना, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, सॉवरेन बन गया, इंडिया के ऊपर और कोई नहीं है। अब इंडिया को मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि वो खुद के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू साहब और उनके साथ जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी प्लानिंग में सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, पर उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया। मतलब गवर्नमेंट को काफी कंट्रोल दिया गया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जगह दी गई थी। तो इनिशियली हम लोग की जो इकोनॉमी जो डेवलप हुई थी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी जो डेवलप हुई थी। बट हालांकि सभी लोग बोल रहे थे कि सोशलिज्म पर हम लोग जो है फोकस करेंगे, बट नहीं, एट द एंड जो है वो टारगेट किया गया कि भाई हमारी इकोनॉमी जो बनेगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या आता है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आता है। क्योंकि देखो यार, कैपिटलिस्ट हम एक्सपीरियंस है वो कर चुके थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। यस, पूंजीवादियों को हमने एक्सपीरियंस जो है वो कर लिया था कि यार इनका तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि अपने खुद के लिए जो है वो प्रॉफिट क्रिएट करना, कोई जीता है या मरता है उससे उनको कोई मतलब नहीं। अब अगर हम सोशलिस्ट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ जो है वो उतनी तरीके से जो है वो नहीं हो पाएगी, रिसोर्सेज पूरी तरह से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम मिडिल पाथ अपनाते हैं जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन आए कि आफ्टर 1947 हमने कौन सी इकोनॉमी जो है वो अडॉप्ट करी, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लान जो है वो लेकर आए, राइट, जवाहरलाल नेहरू साहब। तो हम इस टॉपिक में इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि 1950 से लेकर 1990 तक इंडिया की इकोनॉमी कैसे उभर कर आई।
5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, और उसके थ्रू इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से सुधार और डेवलपमेंट जो है वो किए गए। तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, दिस इज द टॉपिक जो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सब जो इसमें फैक्ट्स है वो लिखे हुए हैं, तो आपको ऑलरेडी जो है पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो 1948 का था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसने जो है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करवाया। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप की गई, जिसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, और 5 ईयर्स के पीरियड के लिए ये डेवलप की जाती थी, राइट। मतलब 5 ईयर प्लान्स जो है ये बनाते थे, ऐसे करके बढ़ाते थे। तो शॉर्ट टर्म 5 ईयर प्लान आप ये कह सकते हो। तो अब गोल क्या था? तो सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स के गोल की, जो हर प्लान में डिफाइन किए गए थे। इन गोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट था 4 चीजें। तो लिख लो 4 चीजें। 5 ईयर प्लान्स के अंदर गोल्स क्या थे? तो 4 चीजें आप लिखोगे। पहला है ग्रोथ। पहला है ग्रोथ। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन। पहला है ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर होना, और फिर चौथा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो है वो समझते हो? इक्विटी का मतलब सभी लोग जो है वो, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी हम सशक्त करके जो है वो आगे बढ़ा सके, तो दैट इज इक्विटी। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपने 4 चीजें लिख ली। देखो, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना मेन ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव करें, इकोनॉमिकली आगे बढ़े, इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी बढ़े, ताकि ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा सके। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट लाना। तीसरा सेल्फ रिलायंस, अपनी नीड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट को रिड्यूस करना और अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। चौथा इक्विटी, ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये 4 चीजें के बारे में बात की गई थी 5 ईयर प्लान्स के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ये गोल जरूरी है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हर प्लान में किस गोल को प्रायोरिटी दी गई थी। तो ये 4 गोल्स थे, हर प्लान में अलग अलग गोल्स को प्रायोरिटी दी गई है ना। मेंस में ये गोल डिस्कस करते वक्त आपको इवैल्यूएट करना होगा कि किस प्लान में ये गोल कितने सक्सेसफुली अचीव किए गए। अब देखो, इंडिपेंडेंस के बाद जो था वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस प्रकार से जो है वो ऑपरेट हो रहा था, काम कर रहा था। तो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो नेहरू जी का विजन था एक मिक्स्ड इकोनॉमी का, जिसमें पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल हो पर प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज किया गया। अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपको प्रीलिम्स के लिए ये कंसेप्ट समझना होगा, और मेंस के लिए इसके प्रोज और कॉन्स पे डिस्कस करने होंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए क्या प्रो है क्या कॉन्स है, यानी कि क्या फायदेमंद है क्या नुकसानदायक है। अब पब्लिक सेक्टर को मेजर इंडस्ट्री में कंट्रोल दिया गया था, जैसे कि रेलवे और कम्युनिकेशन एनर्जी, है ना। प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज किया गया, लेकिन उन्हें मेजर इंडस्ट्री में काम करने का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमें डर है कि अगर प्राइवेट सेक्टर मेजर इंडस्ट्री में जो है वो आ जाएगा तो वो अपनी मोनोपोली जमा सकता है, और वो कहीं ना कहीं फिर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कर सकता है, जो कि देश की जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब देखो, अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट हमने की है, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दोनों सेक्टर्स को टारगेट किया गया था डेवलपमेंट प्लान्स के अंडर। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने इसे अडॉप्ट किया। और भूमि सुधार भी इंप्लीमेंट किए, जैसे कि लैंड सीलिंग, और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। लैंड सीलिंग लगाई गई ना, हमने हमने बोला कि एक जमींदार के पास जो है वो एक लिमिटेड लैंड ही जो है वो होनी चाहिए, तो लैंड सीलिंग जो है वो लगा दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैंड रिफॉर्म जो है वो हमने किया था। लैंड सीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। फिक्स कर दी थी कि मैक्सिमम लैंड जो है वो एक इंडिविजुअल के पास कितनी होनी चाहिए, बेसिकली जमींदार को जो है वो उनकी पावर को रिड्यूस करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले करंट अफेयर्स में भी इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो आए थे, और आते रहते हैं ऐसे टॉपिक्स, याद आ रहा है, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता ही दिया, और आपको पता ही है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोग को जो है वो देखने को मिले कि आए थे, इंट्रोड्यूस जो है वो हुए थे।
बट ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका बेनिफिट जो है वो इक्वली सभी जगह जो है वो नहीं हो पाया। कुछ ही जगह पर इसका बेनिफिट जो है वो हो पाया। बट हालांकि लेटर स्टडीज के थ्रू ये भी पता लगा था कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का उपयोग करके भूमि को खराब भी किया गया, भूमि खराब हुई। तो ये रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में मददगार साबित हुए। लेकिन इसके चैलेंजेस भी थे, जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको नहीं था, सबको फायदा नहीं हो रहा था इन सब चीजों का। समझ रहे हो? अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक सुनो बहुत ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉलिसी के थ्रू पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया गया और उनके अंडर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, ताकि कंट्री को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और प्राइवेट सेक्टर को भी लिमिटेड स्कोप जो है वो दिया था। इंडिया ने गाइस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, जो कि इंडिया को फॉरेन गुड्स पर कम डिपेंडेंट बनाता है। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में भी रखना है। और इंडिया का ये काफी अच्छा स्टेप था कि हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि यार भाई, जो प्रोडक्ट हम बाहर से मंगा रहे हैं उसकी जगह हम जो है वो क्या करेंगे कि खुद ही कोई कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो अपना यूज करेंगे। राइट? तो ये चीज है कि बाहर बाहर के प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करो। टेक्निकली ये स्ट्रेटेजी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो कहा गया, कि भाई हम अपनी खुद की ट्रेड की स्ट्रेटेजी जो है वो देखें। तो ये फर्स्ट 7 प्लान्स जो हम लोग को देखने को मिले थे, वो ट्रेड जो था उसमें उसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी कहा गया, कि हम अपनी खुद की तरफ देखें रेदर देन बाहर से चीजों को मंगवाने की जगह। है ना? कि अगर अच्छा खाना खाना है तो घर में ही पाव भाजी मंगा बना लो, बाहर से क्या खाएं। है, बाहर पता नहीं कैसा मिलेगा, नुकसान ही होगा ना, पैसे जाएगा, कैसा क्या मिलेगा, पैसे जाएगा, नुकसान होगा। तो दैट इज द पॉइंट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और आत्मनिर्भरता, इस स्ट्रेटजी में इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को खुद बनाने की कोशिश कर रहा था और फॉरेन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश की। इस स्ट्रेटजी में इंडिया एक आत्मनिर्भर की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा था। और एक प्लान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को जो है पता होना चाहिए, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो ये पूरे प्लान जो होंगे ना वो अलग से भी अपन जो है वो कवर अप करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसी महालनोबिस जिनको हम लोग बोलते हैं, महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान कई बार सिविल सर्विसेज पूछ चुकी है। महालनोबिस ने हैवी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटाइज दिया और अपने आइडियाज को स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो प्रेजेंट किया। उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सजेशन दिया। तो मेंस में आपको महालनोबिस के अप्रोच को इवैल्यूएट करते हुए सक्सेसेस, यानी कि इनकी अप्रोच के थ्रू क्या फायदा हुआ और क्या लिमिटेशंस थी, उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी चैप्टर हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जिसका एक अच्छा आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, हम ऑलरेडी कवर अप जो है वो कर चुके हैं। इवन अभी भी जो टॉपिक्स आए थे तो आई डोंट थिंक कि मतलब किसी को प्रॉब्लम जो है वो हुई होगी समझने में, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं। ये सब ये मेंस में लिखने वाले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे 1991। अब मैं थोड़ा सा फास्ट होऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा अपन तेज जो है वो चलेंगे, 10 चैप्टर के अंदर बुक के अंदर। और मैं चाह रहा हूँ कि आज ही इसी एक सिंगल वीडियो में हम जो है वो पूरे चैप्टर जो है वो कवर अप कर दें। तो देखो यार, हम बात करेंगे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, जिसपे आप सभी जानते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारी इकोनॉमी में ये बड़े चेंजेस लाए गए, जो हमारे करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। 1991 के बाद इंडिया को अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना था, और ये रिफॉर्म इस डायरेक्शन में लिए गए थे। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये बैकग्राउंड जो है, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म का। तो
1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को समझना जरूरी है। हमारी गाइस इकोनॉमी काफी मुश्किल में थी। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो काफी लो हो चुके थे। और इंडिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प लेने की जरूरत थी। ये क्राइसिस था जो अल्टीमेटली रिफॉर्म की तरफ ले गया। होता वही है ना कि जब आप किसी मुश्किल में होते हो ना, तभी आप जो है वो उस मुश्किल से निकलने के लिए जो है वो वेरियस चीजें करते हो। यहां पर यही हुआ, जब हम मुश्किल में थे तब हमने कुछ ऐसा किया जो हमारी कंट्री में आज की डेट में ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बेस बन गया। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइसिस के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, सुधार किया। आपको ये भी समझना होगा कि किस तरह ये सुधार इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ अलाइन करने में मददगार साबित हुए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के बारे में जो है वो समझेंगे। इंडिया की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब थी। उस समय देखो, इंडिया ने अप्रोच भी किया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को, IBRD को, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलते हैं, है ना। तो इन लोगों को जो है वो इंडिया ने अप्रोच किया, और उस समय इंडिया को जो है वो $7 बिलियन मिला एज अ लोन के तौर पर अपनी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। और लोन लेने के लिए एजेंसी ने एक कंडीशन रख दी कि भैया इंडिया, आपको जो है वो अपने यहां से जितने भी ट्रेड में आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं ना, आप बाहर की कंट्रीज के सामान अपनी कंट्री के अंदर जो है वो नहीं बुलवा रहे हो, आप उसको सब चीज को जो है वो रिलैक्स करना पड़ेगा। अब इंडिया मरता क्या नहीं करता, उस समय इंडिया की हालत खराब हो रही थी। तो इंडिया ने एग्री किया कि हाँ चलो, वर्ल्ड बैंक, IMF हम जो है वो मान लेते हैं। और फिर हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अनाउंस करी। वो भी बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक, IMF के द्वारा ही। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक सुधार थे, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। अब उस समय हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारे यहाँ था, जिसके चलते मुद्राफीसती महंगाई काफी तेजी से जो है बढ़ती जा रही थी, और इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल, इकोनॉमी की हालत खराब होने वाली थी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो निकलने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF ने जो हमें कंडीशन रखी ना, उसी कंडीशन ने आज इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है वो बनाया है इंडिया की। तो चलो सबसे पहले जो है बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। इसका मतलब था इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन को कम करना, जिसमें लाइसेंस राज को जो है वो डिसमेंटल किया गया। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को सिंप्लीफाई किया और प्राइवेट बिजनेस को ज्यादा फ्रीडम दी। यानी कि अब ये कहा कि चलो ठीक है यार, अब प्राइवेटाइजेशन को जो है वो बढ़ाया जाए, जिससे कि पैसा आए कंट्री के अंदर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस आए थे। टैरिफ को कम किया गया और फॉरेन कंपटीशन को अलाउ किया गया, ताकि इंडियन इंडस्ट्री एफिशिएंट हो सके, बेहतर हो सके। बिजनेस को ओपन और क्लोज करना इजी हो गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो वेलकम किया गया। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम थी इसके अंदर। अब मेंस के लिए जरूरी है ये चीज समझना आपको, क्योंकि आपको ये इवेल्युएट करना होगा कि किस तरह लिबरलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करी और किस एक्सटेंट तक ये सक्सेसफुल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सक्सेसफुल तो रही, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने डीरेगुलेट कर दिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी, जिसके तहत हर एक एंटरप्रेन्योर को परमिशन लेनी पड़ती थी सरकारी ऑफिशियल से अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए, राइट, या ये डिसाइड करने के लिए कि कितना सामान जो है वो अपने पास प्रोड्यूस करेगा। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं था काफी सारी इंडस्ट्री में घुसना। कुछ सामान जो है वो सिर्फ स्मॉल स्केल में ही प्रोड्यूस कर पाते थे ये लोग, और इवन प्राइस जो होगा वो कितना होगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इतने रेस्ट्रिक्शन थे उस समय। तो ये पूरे रेस्ट्रिक्शन एकदम से लिबरलाइजेशन के थ्रू जो है वो हटाए गए। और जब ये हटे, तब उसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि अचानक से एक बूम हुआ, इंडिया के अंदर ग्रोथ हुई, और फायदा हुआ सभी को। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुए, है ना। टैक्स में रिफॉर्म्स भी जो है वो किए गए। टैक्सेस में गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी जो थी और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पॉलिसी थी, जिसको अपन फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, उसमें चेंजेस जो है वो किए गए। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो ये हमने जो है वो देखा कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन से हमें फायदा मिला। ऐसी प्राइवेटाइजेशन, आपको पता ही है कि पब्लिक सेक्टर को मतलब एक्चुअली क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी चीजें थी उनको प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे करके बेचा गया। तो वही होता है प्राइवेटाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे बैंक, एयरलाइंस, स्टील इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया।
गवर्नमेंट ने अपना रोल लिमिटेड कर दिया और ज्यादा फोकस दिया प्राइवेट सेक्टर पर, जो एफिशिएंट और कंपटीशन को बढ़ाते हैं। यानी कि जो एफिशिएंट होते हैं कंपटीशन बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी जिनमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो बिल्कुल उनका स्ट्रक्चराइज तरीके से उनका काम जो है वो होता है। अब ये स्टेप जो था वो प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और अपॉर्चुनिटी दे रहा था प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करना सोशल वेलफेयर को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर दोगे तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, उसको कोई मतलब नहीं कि आपकी कंट्री में गरीब हो या अमीर हो, मतलब वही बिल्कुल पूंजीवादी वाली पॉलिसी हो गई, कैपिटलिस्ट वाली पॉलिसी हो गई। तो ये चीज प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम लोग को वो देखने को मिल रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है कि जब हम कोई भी सरकारी चीजों को वो बेचते हैं प्राइवेट कंपनीज को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट वो कहा जाता है। देखो यहां पर आपको नवरत्न वो देखने को मिलेंगे। नवरत्न या नाइन ज्वेल्स जो थे, वो राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में थे, राइट। यानी कि उनके पास अलग अलग फील्ड का नॉलेज था, आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही हमने गवर्नमेंट की भी कुछ कंपनीज को वो डिक्लेयर किया एज अ महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न के तौर पर। पता है आपको, ये वाली बात पता ही होगी, है ना। अब जो जहां पर ऑपरेशन जिसका बहुत बड़ा है, विशाल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ज्यादा पैसा है उस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट हो, ऑपरेशन हो, हर चीज में, राइट। और खुद खुद ब खुद ऑपरेट कर रही है बिना किसी की मदद के और प्रॉफिट भी बना रही है, तो उसको मिनी रत्न कहा गया। मिनी रत्न। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, उनको अलग अलग स्टेटस वो दिया गया, यानी कि सेंट्रल लेवल की कंपनी को अलग अलग स्टेटस दिया गया। महारत्न इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न में आ गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल जिसको हम लोग बोलते हैं। मिनी रत्न में आती है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी, कभी कभी प्रीलिम्स में वो पूछ लेते हैं ये वाली चीजें, इस प्रकार की थोड़ी सी आपको वो इस पर फोकस वो बना के रखना है। अब ऐसी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से मतलब है इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करना, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इंकरेज किया गया था। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया ने अपनी ट्रेड पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी। ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपली, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ओपन कर दो अपने मार्केट को सभी कंट्रीज के लिए, कि ट्रेड जो है वो इजी हो सके, इंटर कंट्री ट्रेड हो सके या इंटरनेशनल ट्रेड, सिंपल। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया को ज्यादा एक्सपोजर मिला और फॉरेन कंपनीज ने इंडिया इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। एमएनसीज पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। इससे कंपटीशन बढ़ा और मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। तो बस यही था। फिर 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो किया। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6 से 7% के बीच मेंटेन हो गई। ये रिफॉर्म्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स जो थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंकरेज किया गया, इंडियन कंपनीज को भी ग्लोबल मार्केट्स में ग्रो करने का चांस मिला। सर्विस सेक्टर स्पेशली आईटी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ग्लोबल मार्केट में इंडिया का नाम हो गया, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को वो देखने को मिलेगी। तो ये फैक्ट्स जो है वो थोड़े से आपको पता होना चाहिए। आउटसोर्सिंग, सभी कंट्रीज जो है वो इंडिया से सर्विसेज जो है वो ले रही थी, याद है एमएनसीज वगैरह के बारे में हमने बात करी, बीपीओ के बारे में बात करी, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन है, 1995 में स्टैब्लिश हुई थी ये। उससे पहले जीएटीटी हुआ करती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। जीएटीटी स्टैब्लिश हुई थी 1948 में, 23 कंट्रीज को मिलाकर। अब आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये पहले भी हम डिस्कस जो है वो कर चुके हैं, कि स्मूथ जो है वो ट्रेड हो, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो है वो ना हो, है ना। तो वो सब चीजें, ठीक है। इंडिया के अंदर अच्छा खासा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आने लगा। लोग इंडियन कंपनीज के शेयर जो है वो परचेज जो है वो करने लगे, फॉरेनर्स, इंडियन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होने लगे। हर साल गवर्नमेंट जो है वो टारगेट फिक्स करने लगी डिसइन्वेस्टमेंट के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के, जिससे कि पैसा जो है इस बार भी हम लोग टारगेट हर हर बार हम लोग करते ही हैं, हम बजट में एक टारगेट जो है वो सेट करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को जो है वो लेकर।
ठीक है, बस ये इतनी सी चीजें थी। अब गरीबी वाला चैप्टर, तो ये भी चैप्टर आपको ऑलरेडी पता है कि गरीब कौन है क्या है, इसमें क्या ही बताना मुझे आपको। तो बस इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी जरूरी है। गरीबी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया में बहुत पुरानी है और आज भी है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। अभी तो हो गया ना, अभी तो इंदौर और मेरे ख्याल से भोपाल इंदौर, ये दो सिटीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर किसी को भीख देना जो है वो क्राइम हो गया है। भीख मांगना, भीख देना, दोनों ही क्राइम है ना। एनीवेज, तो देखो यार, पहले तो गरीब लोग कौन होते हैं ये समझना जरूरी है। तो पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जिसमें लोगों की इनकम और बेसिक नीड्स को देखा जाता है। इनकम इनकम लेवल के बेसिस पे लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। अब आपको ये जरूरी से समझना है कि पॉवर्टी लाइन किस तरीके से डिफाइन की गई है और किस तरीके से बीपीएल और एपीएल कैटेगरीज को डिफरेंशिएट किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को अंत्योदय जो है वो कहते हैं। इनके अपलिफ्टमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स जो है वो लाई गई थी। ठीक है, अंत्योदय क्या होता है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। गरीबी को खत्म करना मेन ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग पीरियड से ही था। देखो लिखा है, पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर इंडिया, as more than one fifth of the world's poor live in India alone, but also for the world, where about 300 million people are not able to meet their basic needs. 300 मिलियन लोग अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे। लिखने की जरूरत नहीं है सब। ठीक है, तो गरीब लोग कौन होते हैं? तो आपको जो है ऑलरेडी पता है, जिनके जिनकी इनकम कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और दूसरा बेसिक नीड्स को फुलफिल जो है वो नहीं कर पा रहे। अब सवाल बहुत अच्छा आता है, गरीबों को आइडेंटिफाई कैसे करना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लिखेंगे दादा भाई नरोजी, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया। ये लिख लो, दादा भाई नरोजी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया। इन्होंने पता है मेन्यू, प्रिजनर्स का जो मेन्यू था उसका उपयोग किया और उसे एप्रोप्रिएट प्राइजेस में जो है वो रखा। राइट, कि जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या है, उस अकॉर्डिंग इन्होंने बनाई चीजों को। हाउएवर ओनली एडल्ट्स स्टे इन जेल, वेयर एज इन द एक्चुअल सोसाइटी दे आर चिल्ड्रन टू। तो इसलिए उन्होंने अप्रोप्रिएटली एडजस्ट किया इस कॉस्ट को, कि जिससे कि पॉवर्टी लाइन तक पहुंच सके। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बस ध्यान में रखना है कि पहले व्यक्ति थे नरोजी, नारोजी, जिन्होंने पॉवर्टी लाइन जो है वो का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया था। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, ये सब पूछते नहीं है वैसे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर काफी काम जो है वो किया गया। 1962 में प्लानिंग कमीशन, जिसको आज की डेट में हम नीति आयोग के नाम से जो है वो जानते हैं, तो उन्होंने जो है वो एक स्टडी ग्रुप बनाया था, और 1979 में एक और टास्क फोर्स बनाया गया था मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड को प्रोजेक्ट करने के लिए। लिखने की जरूरत नहीं है। 1989 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो बनाया गया इसी पर्पस के लिए। गरीबी को मतलब बहुत बहुत काम किया गया था कि गरीबी को मेजर हम लोग कैसे करें। फिर फाइनली आती है पॉवर्टी लाइन। अब जो मैं आपको बता रहा था वो यहां पर लिखा हुआ है कि पॉवर्टी लाइन का मतलब, देखो सबसे पहली चीज तो कैलोरीज हम देखेंगे। एक व्यक्ति जो है वो रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर डे से कम ले रहा है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आएगा। 2100 कैलोरीज पर डे से कम ले रहा है, तो वो अर्बन एरियाज में, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पॉवर्टी लाइन जो है वो रूरल एरियाज के लिए डिसाइड की गई थी 816 रुपए पर पर्सन अ मंथ, और अर्बन एरियाज के लिए 1000 रुपए पर पर्सन अ मंथ। तो ये 2011-12 के आंकड़े पर हम लोग को, बेस पर हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, मतलब सेंसस पे 2011-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये चीजें जो है वो लाई गई। अब देखो, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज होती हैं गरीबों की भी, है ना। एक होता है ऑलवेज पुअर, जो हमेशा से ही गरीब है। एक यूजुअली पुअर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो कभी कभी गरीब जो है वो हो जाता है मंथ एंड में जैसे। राइट, एक होता है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर का मतलब जो है, यानी कि जो, ये मान के चलो कि उसकी गरीबी कभी खत्म ही नहीं होगी। राइट, कभी नहीं। क्रॉनिक, जैसे बोलते हैं ना, क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म तक की। और एक ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलता है वो चर्निंग पुअर होता है। वो गरीबी में जाता है फिर निकल आता है, जैसे कि किसान हो गए, है ना, छोटे किसान,
सीजनल वर्कर हुए। और ओकेशनली पुअर जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिच रहता है बट कभी कभी जो है उसका बैड लक होता है तो उसका पैसे नहीं रहता है। और इन्हें एक को बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर भी कहते हैं। ठीक है। और नेवर पुअर तो आप जानते ही हैं कि जो गरीब है ही नहीं, राइट, तो वो नेवर पुअर की कैटेगरी में जो है वो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का उपयोग करती है एज अ प्रॉक्सी इनकम ऑफ हाउस होल्ड को के पर्पस के लिए, कि घर में लोग कितना कमा रहे हैं, गरीब है कि नहीं वो परिवार, तो उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो सब नहीं है आपके लिए अभी। आप बस ये वाली चीज ध्यान में रखना, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन उठाकर पूछते हैं, कैलोरीज वगैरह से सबसे ज्यादा जो है वो पूछते हैं। ये ध्यान में रखना। बाकी ये सब चीजें तो आपको कैटेगरीज पता होनी ही चाहिए, बेसिक है, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है। बस और कुछ नहीं, बेसिक बेसिक पॉइंट है। ठीक है। अब आगे की जो है वो चर्चा हम लोग करें। तो नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया। अब आपको पता ही है यार, इंडिया में गरीब के नंबर की बात ही क्या करें। कहीं पर भी चले जाओ गरीब ही गरीब है। आपका दोस्त ही खुद आपको बोलता होगा, अरे भाई मैं तो गरीब हूँ, है, अवन तो गरीब है, हमें समोसा खिला दो। चलो मजाक बाद में। बट यस, काफी समय से हम लोग सोच रहे हैं गरीबी को खत्म करने की, बट प्लान्स भी हम लेकर आए, बट गरीबी खत्म क्यों नहीं हो पा रही, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, ये पूछेगा आपसे यूपीएससी। तो गरीबी यार इसलिए खत्म नहीं हो पा रही क्योंकि सही पॉलिसीज नहीं, पॉलिसी सही बन भी गई तो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। दैट इज द बिगेस्ट इशू। यस, यू एग्री विद दैट। तो अलग अलग सर्वेस के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लेवल को एस्टिमेट करना डिफरेंट ईयर्स में वेरी करता है, लेकिन पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिकेट करते हैं कि काफी बड़ा हिस्सा अभी भी पॉवर्टी में रहता है। आपको यह समझना जरूरी है कि पॉवर्टी को मेजर करने का एक मेथोडोलॉजी है, और वेरियस सर्वे से डेटा कलेक्ट करके गरीबी या पॉवर्टी रेट जो है वो एस्टिमेट किया जाता है। यस, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम सर्वेस वगैरह के माध्यम से जो है वो पॉवर्टी रेट को जो है वो करते हैं। नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, तो मतलब कितने लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, कि बीपीएल के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, है ना। और उसको हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। तो अगर हेड काउंट रेशियो आ जाए तो घबराना मत। ये नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया की जो है वो बात हो रही है कि कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है। अब जैसे सर्वे होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं, राइट, एनएसओ, याद आ रहा है एनएसओ। तो ये बताता है हमें कि हमारी कंट्री के अंदर कितने गरीब लोग हैं, राइट, ये हमें आंकड़ा जो है प्रोवाइड कराता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया 1973-74 में 320 मिलियन से ज्यादा लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे। 2011-12 में ये नंबर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, 270 मिलियन हुआ। और 1973-74 में लगभग 55% टोटल पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे थी। चाहो तो ये वाला आंकड़ा लिख लो, ये अच्छा आंकड़ा है। फिर 2011-12 में ये गिरकर 22% जो है वो हो गई। 1973-74 में 80% से ज्यादा लोग जो थे वो गांव क्षेत्रों में रह रहे थे। और ये सिचुएशन जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुई है 2011-12 में, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो रिसाइड करती है रूरल एरियाज में। 3/4 ऑफ पुअर इन इंडिया स्टिल रिसाइड इन विलेज, यानी कि आप बोलो तो हर चार में से तीन गरीब लोग जो है वो गांव क्षेत्रों में रहते ही हैं। चाहो तो ये वाली चीज भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा एक पॉइंट है। ठीक है। अब गरीबी का कारण मुझे आप लोग को जो है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। काफी सारे रीजंस होते हैं, और ये रीजन एक टाइम पे काफी इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इंडिया में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो नौकरी ना मिलना, महंगाई बढ़ जाना, है ना, कम सैलरी मिलना, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो गरीबी को अट्रैक्ट करती हैं। और फिर कुछ सोशल फैक्टर होते हैं, जैसे कास्ट, लो कास्ट लोगों को जो है वो नौकरी नहीं देना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव, जेंडर, जेंडर पे गैप, सुना होगा आपने ये नाम, कि सेम जॉब के लिए महिलाओं को कम पैसा मिल रहा है, पुरुषों को ज्यादा मिल रहा है। एजुकेशन के फैक्टर्स भी गरीबी को अफेक्ट करते हैं। तो पुअर एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेशन की के रीजंस की वजह से कुछ ग्रुप्स जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हैं। तो दीज आर द रीजन, ये कारण है गरीबी के। तो आपको सभी को जो है वो पता है पूरे कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर।
उतना कुछ खास ऐसा कि जो पढ़ना चाहिए। हाँ, अब आएगी कहानी। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिव रहे हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। सरकार प्रॉब्लम्स प्रोग्राम्स तो लेकर आई। एग्जाम्पल के तौर पर प्लानिंग कमीशन का रोल था प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें टारगेटेड इंटरवेंशन और वेलफेयर स्कीम शामिल थे। इसका मतलब समझते हो? अब देखो यार, सरकार वेलफेयर स्कीम तो लेकर आई, बट इन्होंने टारगेट किया जो गरीब है, गरीबों में भी जो और पिछड़े हैं, तो उनके लिए स्कीम्स लाई गई। तो स्कीम तो बन गई बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाई ना, दैट इज द इशू। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, इसको लॉन्च किया गया ताकि गांव क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लाया गया, जिससे कि सस्ते में लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर किलो के हिसाब से। आपको पता होगा ना, राशन शॉप से जो है वो खाना मिलता है गरीबों को। तो ये सब प्रोग्राम सरकार ने जो है वो चलाए थे। गरीबी गरीबी खत्म करना स्टार्टिंग से ही इनका फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही जो है वो ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर पॉइंट आउट किया बेनिफिट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो, और जो है वो मिलना चाहिए मोर देन रिलेटिवली लेस प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी उनको, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, वल्नरेबल हैं, उनको मिलना चाहिए। ठीक है। वेरियस स्कीम सरकार लेकर आई देखो। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शाह शहरी रोजगार योजना, रोजगार देने के लिए खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये सब चीजें केवीआईसी इंप्लीमेंट जो है वो कर रही थी। प्रोग्राम के तहत जो है वो बैंक लोन जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए दिए जा रहे थे। तो आप तो अभी जो लेटेस्ट स्कीम चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी ये पुरानी स्कीम्स के बारे में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मनरेगा वगैरह तो इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई वो थोड़ा ध्यान में रखना। मनरेगा बताई मैंने आपको, है ना, उसके बारे में आपको पता ही है। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जाती है। 2005 की ये स्कीम है मनरेगा। ये पूरी चीज आप पढ़ती हो करंट अफेयर्स में भी, वी हैव कवर्ड अबाउट इट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस किया जिससे कि लोगों को छत मिल सके। न्यूट्रिशन के लिए मिड डे मील स्कीम, पीएम पोषण जिसका नाम हो गया है, वो जो है वो लेकर आए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन शॉप के जरिए जो है वो लोगों को भोजन जो है वो मिल सके, अनाज जो है वो मिल सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे कि लोग अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करें, इसके लिए स्कीम जो है वो लाई गई थी। आयुष्मान भारत भी इसके अंदर आप मेंशन जो है वो कर सकते हो, जन आरोग्य योजना, है ना। तो ये बिल्कुल आपको ये सब स्कीम्स और ये जो पूरी चीजें होती हैं करंट अफेयर्स में जो है वो आपको मिलती हैं। बस यही था इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ खास नहीं था। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है वो बहुत इफेक्टिव तो रहे हैं। चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन का है यार। कुछ प्रोग्राम्स बहुत बुरी तरह से इम्प्लीमेंट हुए या हुए ही नहीं। जिन लोगों तक पहुंचना था स्कीम का बेनिफिट उन लोग तक नहीं पहुंच पाया। करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। तो एक अच्छी अप्रोच की जो है वो आवश्यकता है, अच्छी पॉलिसीज की आवश्यकता है, स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है, चीजों को सही जगह तक पहुंचाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए। राइट, दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, क्या नाम है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, एजुकेशन के थ्रू, बेटर हेल्थ के थ्रू। ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर है कि भाई एक व्यक्ति जो है उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर डाइट होगी, न्यूट्रिशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेवलप होंगे। डेवलप होंगे तो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है वो काम करेंगे, मददगार जो है वो साबित होंगे। तो हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। आपको ये टर्म जो है वो, आपने ये टर्म सुना ही है ह्यूमन रिसोर्स का, पहले भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, है ना। बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों की स्किल्स, एजुकेशन और हेल्थ, जो उनको प्रोडक्टिव बनाता है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझना जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ और स्किल, जो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। चाहो तो लिख लो, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, स्किल, बीच में लिखो ह्यूमन कैपिटल, सर्कल मारो, और ये 4 बुलेट पॉइंट जो है वो लिख दो। सिर्फ ह्यूमन कैपिटल में इन 4 चीजों पर ध्यान देना है। ह्यूमन कैपिटल किया और 4 बुलेट पॉइंट जो है वो बना दिया आपने। ठीक है, उसमें पहले बुलेट पॉइंट में जो है आप डाल दो एजुकेशन, दूसरे में डालो ट्रेनिंग, तीसरे में डालो हेल्थ, चौथे में डालो स्किल। तो इन 4 चीजों से जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनती है। अगर हमारे पास अच्छे स्किल्ड लोग हैं
तो उनका काम ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, एच, ह्यूमन कैपिटल HC और ह्यूमन डेवलपमेंट HD, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना इंक्लूड होता है, और ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। याद आ रहा है अपने पिछले क्लास में भी इसी से रिलेटेड कुछ चीजों को जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है। देखो लिखा है कौन, अब ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई कौन बेहतर तरीके से काम करेगा, एक बीमार आदमी काम करेगा या अच्छा आदमी काम करेगा। अब ऑब्वियसली बात है, ये चीज मैं आपसे बोलूंगा तो मजाक हो जाएगा कि भाई काम की चीज जो है पढ़नी चाहिए। दैट्स वाई मैं सिर्फ वो वाली चीज पढ़ाता हूँ जो आपके लिए काम की हो। ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्म्स अपने वर्कर्स को जो है प्रोवाइड कराती, खर्चा करती, क्यों करती है? क्योंकि उसके वर्कर्स जो है वो और बेहतर स्किल्स जो है वो सीखें, डेवलप हो, और डेवलप होकर और उस कंपनी के लिए जो है वो प्रोडक्टिव काम जो है वो कर सके। ये चीज है। आप जो होगे आने वाले समय के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, आप आज की डेट में अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी नॉलेज गेन करके, तो उसका आप उपयोग करोगे इन फ्यूचर। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको ह्यूमन कैपिटल हम लोग बोलते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, पर्टिकुलरली कंट्री जहां पर लार्ज पॉपुलेशन, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। एक कंट्री के अंदर अगर ह्यूज पॉपुलेशन है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा कंट्री के लिए बेनिफिशियल साबित हो। अगर उस कंट्री की ह्यूज पॉपुलेशन बीमार है, पड़ रही है कंटिन्यूअसली, एजुकेटेड नहीं है स्किल्ड नहीं है उनके पास, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉपुलेशन जो है वो एसेट नहीं लायबिलिटी बन जाएंगी। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। यस। ये ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट की यहाँ पर जो बात की गई है। तो देखो यार, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं। पहला एजुकेशन। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। अगर लोग अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो उनके पास ज्यादा स्किल्स और नॉलेज होती है जो उनको प्रोडक्टिव बनाती है। हेल्थ की बात करें तो एक हेल्दी इंडिविजुअल प्रोडक्टिव होते हैं। अच्छी हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि अगर हेल्थ खराब है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर बात करें ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की, अगर हम अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करते हैं तो उनकी स्किल्स बेटर होती हैं और वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये फैक्ट्स जो है, जो थोड़े से आपको जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और मेंस के लिए आपको ये समझना है कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है, कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को इंप्रूव करना कैसे सोशल वेलफेयर को बढ़ा सकता है, क्योंकि लोग एजुकेटेड होंगे, है ना, तो आगे बढ़ेंगे खुद ब खुद। ठीक है। और क्या चीज थी इसके अंदर? स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो अब ये चीज जो है वो हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। देखो सिंपली ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है इंसान का ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव करना, उसकी सेहत इंप्रूव करना, सिंपली ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई आप, अब मैंने आपको पहले बताया था ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद करो पिछली क्लास, 10th क्लास वाली इकोनॉमिक्स की किताब, याद आ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने डिस्कस किया था। यहां पर ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल है और ह्यूमन डेवलपमेंट है। कैपिटल मतलब पैसा, और डेवलपमेंट मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सेहतमंद हो, एजुकेटेड हो, राइट। अब देखो ऑब्वियस बात है कि आपको पता है कि लोगों के पास डिग्री होने के बावजूद लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, करेक्ट? तो उसके पास डिग्री है मतलब उसके पास नॉलेज है, वो डेवलप तो है, बट यस वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कैपिटल नहीं है, एज अ ह्यूमन कैपिटल के तौर पर नहीं है वो, बट हाँ ह्यूमन डेवलप तो है। बोलते ना अच्छा आदमी यार बट कमा नहीं पाता, यार कमाई नहीं है इसकी, बट है तो अच्छा आदमी, बोल तो रहे ना भाई, डेवलप है, डेवलपमेंट है उसमें, बट अभी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, बट हो सकता है, उसके अंदर केपेबिलिटी इतनी है। तो ह्यूमन कैपिटल का फोकस प्रोडक्टिविटी पे होता है, मतलब आपके पास जो स्किल्स है और जो आप अर्न कर रहे हो। अब समझ में आया डिफरेंस? अब तो नहीं भूलोगे।
अब क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ भाई ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। कहानी वही है कि समझो सिर्फ इतना जितना काम की हो। अब स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें। अब इंडिया में ह्यूमन कैपिटल की सिचुएशन मिक्स्ड है गाइस। इंडिया ने काफी प्रोग्रेस की है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन लिटरेसी रेट अभी भी कम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो भाई भूल ही जाओ, है ना, बहुत बड़ा गैप है। ये गैप स्पेशली रूरल और अर्बन एरियाज में दिखता है। इंडिया में हेल्थ केयर की सर्विस इंप्रूव्ड है, लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं, जैसे कि कुपोषण की प्रॉब्लम, इन्फेंट मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम, और भी काफी सारी आप मेंशन कर सकते हो। राइट, जैसे कि आज की डेट में डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, ऐसी चीज आप मेंशन कर सकते हो। इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन काफी इनकंसिस्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग अभी भी बहुत लिमिटेड है। तो ये क्या है, ये एक मिक्स सिचुएशन है इंडिया के अंदर कि हमारे पास एजुकेशन है बट कम है, गैप्स है ना। तो ये चीजें हैं जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और क्या है, देखो एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऐसे सुधार आए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि हर बच्चा 6 से 14 साल तक का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट किसके अंडर है, क्या फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन? बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर, अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है, कमेंट बॉक्स पर बताइए। 2009 में जो है वो इंडिया ने जो है वो लाया लाया था राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे, याद याद रखना आप। ठीक है। सभी यूनियन टैक्सेस में 2% हम लोग को देखने को होता है एजुकेशन सेज होता है, एजुकेशन सेज, टैक्स के ऊपर टैक्स, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए ये 2% है। एजुकेशन कमीशन, इन्होंने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% हमारी जीडीपी का जो है वो एजुकेशन पे खर्च करो, लिख लो। तपस मजुमदार कमेटी, ये लिख लो, अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1999 में। इन्होंने एस्टीमेट लगाया गया लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपीस ओवर 10 years टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। कि इतना खर्च करो भाई, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, कितना खर्च करो, 1.37 लाख करोड़ 10 सालों में, जैसे कि आप सभी बच्चे जो है 6 से 14 साल के, उनको आप स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करा सको। तो ये मजुमदार कमेटी, ये सब पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। फ्यूचर में इंडिया को अपनी ह्यूमन कैपिटल और ज्यादा इंप्रूव करनी होगी। गवर्नमेंट को एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना होगा, और कर भी रही है अब सरकार, है ना। बस यही था गाइस पूरा वाला टॉपिक। तो ये 5 चैप्टर हमारे फिनिश हो गए। तो बस आज इतना ही रखते हैं यार, अभी ज्यादा जो है वो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लेक्चर जो है वो काफी लंबा जो है वो हो जाएगा। मैंने सोचा था कि इसी में पूरा कंप्लीट कर लें, बट ठीक है, मैं हड़बड़ी जो है वो करना नहीं चाहता। 100 पेजेस हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए, दैट्स इट। आज के लिए इतना रखते हैं, कल के सेशन में मैं जो है वो इसको कंप्लीट जो है वो करवा दूंगा। हालांकि अपन काफी पीछे चल रहे हैं। हमारा 15 दिन का एनसीईआरटी कोर्स, ये उन लोग को फायदा देगा जो बाद में सीरीज है वो पूरी एक साथ जो है वो देख लेंगे। राइट, तो उनको थोड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी मैं आप लोग के लिए एक प्रोजेक्ट पर जो है और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। यूपीएससी 2025 के लिए बड़ा आपको मजा आने वाला है। वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं उसको लॉन्च करूंगा। उसके लिए ज्यादा नहीं, मुझे एक आधी हफ्ते का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं 2 महीने से उस पर काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपको मजा आ जाएगा। आपके लिए एक सरप्राइज है जिस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो डेली 3-4 घंटे उस पर भी देता हूँ मैं। तो चलिए अब साइन ऑफ करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।